नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे रामलला के बाद बिछ रही चुनावी बिसात। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में चुनावी बिसात मचने लगे हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दल इस दंगल को जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने अभी से अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी के तहत आमिर सरकार ने अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राज्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने का फैसला लिया है। सचिव एससी सेमवाल ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। आम जनमानस की सहभागिता से कलश यात्रा और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने इन तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां होंगी। साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 3 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की होंगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि जनता अब कांग्रेस नरेंद्र मोदी की बातों में नहीं आने वाली है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के तहत कांग्रेस जहां अंकिता मामले में न्याय यात्रा निकालेगी, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई करना, किसानों, कर्मचारियों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शीतलहर के बावजूद राज्य की राजनीति का सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक लगाने की भाजपा की तैयारी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भी एकजुटता और जनहित के मुद्दों के सहारे बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जहां पार्टी नेता राहुल गांधी की मणिपुर इंफाल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समक्ष उत्तराखंड में भी 14 से 16 जनवरी तक अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी करेंगे। वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने राज्य की हर लोकसभा सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां कराने के साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग 1 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। हम तो केवल कांग्रेस ने केवल जांच की मांग की है, आप क्यों बौखला गए? हमने तो ये कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में जांच हो जाए। जांच से कहां दिक्कत है? हमने यही तो कहा कि जो आरोपी हैं उनके फोनों की ट्रेसिंग तो हो जाएगी, किन किन से उन्होंने उस बीच में बात की, वो अभी तक नहीं हुआ। हमने यही तो कहा, चाहे वो रेणु बेस जी हो, चाहे दूसरे हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए कि सबूत क्यों मिटाए गए। कोई कांग्रेस लीगल बात ही तो कह रही है, हम कौन सी इलीगल बात कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि कानून में ये प्रावधान है कि कोई अपराध होता है और अपराध के सबूतों को मिटाना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो इस केस में तो स्पष्ट है, आपने खुद कहा हमने डोजर चला दिया। देखिए, जनता, उत्तराखंड की जो जनता है, जनता को उनसे ये सवाल जरूर पूछने चाहिए कि जो उन्होंने इससे पहले वादे किए हैं उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब बर्बाद नहीं जाएगा। आज भी पलायन लगातार जारी है। पूरे हिमालयी जितने भी राज्य हैं उसमें से उत्तराखंड जो है 5वें नंबर पे है बेरोजगारी के मामले में अभी भी, और पूरे देश में जो है 14.2% जो है बेरोजगारी की दर अभी भी है। जितने घोटाले, केदारनाथ आपदा के बारे में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर स्कूटर भी जो है तेल पीता है, वो आज भी जो लोग केदारनाथ आपदा घोटाले के दोषी थे वो आज भाजपा में है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारी परिसंपत्तियों के जो बंटवारे का मामला है, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज भी लंबित है।
उत्तराखंड में भाजपा की तैयारियों के बीच प्रदेश के माहौल राममय करने के लिए संगठन के साथ ही सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत धामी सरकार ने अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राज्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने का फैसला लिया। सचिव एस.सी. सेमवाल ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। आम जनमानस की सहभागिता से कलश यात्रा और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मठ, मंदिर, देवालय और नदी किनारे स्थित स्नान घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार राम के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल बना रही है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, सबकी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी भी आस्था उन पर है। हमने हमेशा देखे मंदिर का ताला खुलवाने का काम ही कांग्रेस की सरकार में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक गांव में, क्योंकि प्रत्येक गांव में मंदिर है या कोई न कोई धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों के सफाई और जो उसकी पुताई करने का वगैरह का पूरा पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। और इसके तहत पूरे प्रदेश भर के मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थलों में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी स्थानों पर सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है, साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां भी कराने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या भाजपा की ये तैयारी एक बार फिर विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी दंगल सच कर तैयार हो गया है। विपक्ष जहां अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। एक और जहां अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो सत्ता पक्ष इस वक्त उत्तराखंड में राममय माहौल क्रिएट करना चाहती है और इसका फायदा कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में लेना चाहती है। विपक्ष के पास कई मजबूत और अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार की घेराबंदी करना चाहती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक बार फिर राम के नाम का कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है और राम में जिस तरीके से उत्तराखंड को करने की कोशिश की जा रही है, और विपक्ष ऐसा मानता है कि ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको इसका फायदा मिलेगा। कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम मसले हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने के लिए तैयार है। कितना तैयार है बीजेपी? राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब राम नाम को लेकर, राम जी के जन्म स्थान को लेकर कुछ करने की, लोगों को जगाने की, जागृत करने की और कुछ यत्न करने की आवश्यकता थी, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता या वो राम नाम लेवा जो भगवान राम को चाहते थे कि उनके जन्म स्थान के ऊपर इस भव्य मंदिर का निर्माण हो। सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इंतजार करते रहे। 500 वर्षों से अधिक समय बीता, तो कहां गलत है? अब अगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ये समझती है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को, मोहरे को और उनके भरोसे को अपना मानकर उनके साथ खड़ी है,
तो इसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष और अन्य विपक्षी सहयोगी दल अगर इसे राजनीति का मुद्दा समझते हैं तो ये उनकी अपनी समझ है। लेकिन राम सबके थे, सबके हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इसलिए जाता है कि इन्होंने देश को जगाने का, देश को एकजुट करने का, राम नाम की लहर में इस देश के अंदर सबको राम नाम बांटने का, राम नाम के साथ जोड़ने का और जगाने का जो प्रयास किया है, उस वजह से ये आज ये चेहरे अलग पहचाने जा रहे हैं। तो भगवान राम बहुत जल्द अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी का हम सबका इंतजार खत्म होने वाला है, जिसके लिए संपूर्ण देश को और पूरे विपक्ष को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि आप भी ठीक राम है नाम में जपेंद्र जी, कहीं ना विपक्ष कहीं ये भी कह रहा है, एक सेकंड, डूबने का यत्न विपक्ष कर ये रहे भी हैं, तो कह आपका रहा भी है स्वागत। कि ये इसका क्रेडिट तो जुडिशरी को जाता है, बीजेपी क्यों राम का मंदिर बनवाने का क्रेडिट खुद ले रही है? देखिए, सवाल आपका भी वाजिब है, लेकिन जुडिशरी तक ये मामला पहले क्यों नहीं चला गया? देश की आजादी के बाद क्यों नहीं ऐसे यत्न हो गए? ऐसा क्या हुआ कि 47 में हम आजाद हुए और 80, 85, 90 तक किसी ने सुध ही नहीं ली? तो जब अगर हम टेक्निकल चीजों के ऊपर, फैक्ट्स, एविडेंस, प्रूफ के ऊपर और एफर्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो ये चर्चा शायद कई दिन तक चले। तो ठीक है, सबका आपका आकलन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई देश की जनता के सामने है और इसीलिए देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सम्मान करती है। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू जी, जपेंद्र जी की बातों से कितना सहमत है, पहली बात, और दूसरी चीज ये कि विपक्ष की क्या तैयारी है लोकसभा चुनावों को लेकर? माने ना माने, बीजेपी इन तैयारियों में काफी आगे है और बीजेपी अपनी यहाँ तक कि कितनी रैलियां होनी है, किस किस की रैलियां होनी है, किन की रैलियों से कितना फर्क पड़ेगा, इस पर भी मंथन विचार चल रहा है और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कैसे जनता के बीच जाने वाली? देखिए याशी जी, भाई जपेंद्र सिंह जी ने जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं रामायण की एक दोहे से उत्तर दूंगी कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। जहां तक भगवान राम का बात है, अभी मैं काफी सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है और मैं परसों ही देहरादून वापस आई हूँ अपने निवास स्थान अयोध्या से, और राम मंदिर का दर्शन करके, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके, सुग्रीव किला, मतलब कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हम बचपन से ही अयोध्या वासी हैं। तो अयोध्या को शायद ही, मेरे ख्याल से, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बचपन से हम लोग, हमारे रग रग में राम और रामचरितमानस भरा हुआ है। मैं कहूंगी कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिस सरजू बई पावन। ठीक है, जहां तक बात है कि राम के विरुद्ध कौन है, ये वही मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु, हम राम के विरुद्ध नहीं है भाई। राम से ऊपर कौन हो सकता है? हर व्यक्ति, भाई ने सही कहा कि राम सबके हैं, इस बात का मैं भाई का समर्थन करती हूँ, राम सबके हैं। और राम 22 जनवरी को ये तो क्रिएटेड है ना कि आप लोकसभा चुनाव को भुनाने का प्रयास करें। मैं अभी परसों ही देख के आई हूँ, राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को घर घर अक्षत पहुंचा रहा, कोई अक्षत राम वहां से अयोध्या से नहीं आया, सब पार्षदों को दिया गया, भाई पुड़िया बनाओ, सबको दे आओ अयोध्या से। पर ये जनता को ठगने का, लुभाने का प्रयास इस पार्टी का काम है। आप अयोध्या निवासी हैं मंजू जी, आपको चाहिए रामचंद्र भूमि का प्रसाद, मैं आप सबको देना चाहती हूँ, मेरे पास है, मैं दर्शन करके आई हूँ, वहां से लाई हूँ, जिसका आपको देखेंगे श्री रामचंद्र भूमि का प्रसाद है। लेकिन देखिए, बात यह राम के विरुद्ध नहीं है। मंजू जी सुन पा रही मुझे? चूंकि आप अयोध्या से अभी 2 दिन पहले ही वापस लौटी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अयोध्या बदली नजर नहीं आ रही? क्या अयोध्या में बदलाव नजर नहीं आ रहे? क्या अयोध्या में विकास नजर नहीं आ रहा? ये जब हमारी गवर्नमेंट थी, बात राम, भगवान राम तो त्रेता युग में ही आए थे, हम राम से बढ़ के थोड़ी। और भगवान राम, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कायाकल्प कैसा है, आप तो देख कर आ रही है। लेकिन आप ये भूल रही हैं याशी जी कि जो ताला कोर्ट में था केस,
तो 1986 में जो ताला टूटा है, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस की अहंकारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का यही तो प्रॉब्लम है कि कांग्रेस मुद्दे ग्रैब नहीं कर पाती। कांग्रेस ने ये नहीं कहा मैंने ताला तोड़ दिया, हमने ताला तोड़ दिया। जपेन जी मैं आऊंगी, वेट फॉर अ मिनट प्लीज। ला रहे, ऐसा कोई हमने डीग नहीं मारी। शिलान्यास कब हुआ? कांग्रेस पार्टी। जपेंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज। इस समय जो है भाजपा की, थोड़ा मेरा गला खराब है सॉरी, तो मैं, इस समय भाजपा गवर्नमेंट है। अगर काम हो रहा है राम मंदिर का, बहुत अच्छी बात है, और मैं कह रही हूँ पूरा देश उसका समर्थन कर रहा है, सभी का सहयोग है। ऐसा अकेले मोदी जी, हाँ मोदी जी मैंने देखा ठीक है विकास हो रहा है। आपको बता दूं विकास वहां के स्थानीय लोगों को ठगने का काम, क्योंकि मैं स्वयं देख के आई हूँ, वहां की जनता नाराज है अयोध्या की। कह रहे थे कि हमें तो ठगने का काम किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को लिया ही नहीं गया है। वहां पर सारे गुजराती, मोदी और अमित शाह के लोगों को ठेका दिया गया है और अयोध्या को कैप्चर किया गया है। वहां के स्थानीय लोगों को खाली और खाली सिर्फ और ठगने का काम किया है। यही कारण आप देख रही हैं कि हिंदू धर्म के मालिक चारों शंकराचार्य जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने अयोध्या जाने से मना कर दिया। कितनी विडंबना है और कितना हमारे आहत हो रहे हैं हम कि धर्म गुरुओं को एक व्यक्ति आप साथ ला सकते, धर्म गुरुओं को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। चलिए ठीक है मंजू जी वापस आएंगे। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, फटाफट। तो जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बताएं। ठीक है, जपेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन खन्ना जी। ठीक है जपेंद्र जी मैं बाद में आऊंगी आपके पास। विपिन खन्ना जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, राम मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं प्राथमिकता पर रखा जाएगा। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राम मंदिर का विरोध हो रहा है। राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? हमारे तो मन में राम, तन में राम और रोम रोम में राम है, और हिंदुस्तान की हर जनता के बच्चे बच्चे के मन में राम है। हम कहाँ राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य ये है कि राम के नाम के पीछे जो असल मुद्दों को दबाया जा रहा है। आप आज चुनावी रैलियां कर रहे हैं, पूरा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, पूरा भगवामय कर देंगे उत्तराखंड को। अरे भाई, अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम अब तक आप नहीं बता पाए। आपने किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, व्यापारियों के लिए क्या किया, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? कोई मुद्दा इनके पास ऐसा नहीं है जिस पर ये जवाब दे पाए। देश का दुर्भाग्य ये है कि आज की सरकारें अपने असल मुद्दों को छुपाकर, जनता की समस्याओं को छुपाकर केवल राम के नाम पर राजनीति कर रही हैं। जब राम के नाम पर राजनीति होती है, ये देश का दुर्भाग्य होता है। क्योंकि आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मंदिर की, जबकि मंदिर का काम अभी अधूरा है। उसके बाद आपको इतनी जल्दी क्या है? अगर आपने देश के लिए काम किया है, आपने किसान के लिए काम किया है, बेरोजगार के लिए काम किया है, महिला सुरक्षा के लिए काम किया है, महंगाई के लिए काम किया है, फिर राम के नाम की माला क्यों जप रहे हैं? राम के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप सामने आके बताइए, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है रैलियां करने की? क्यों जरूरत पड़ रही है ये बताने की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किए हैं? कहिए ना, आप खुल के कहिए, मुद्दों पे बात करिए। उत्तराखंड की पानी और उत्तराखंड की जवानी आज भी बर्बाद है। आप पलायन रोक नहीं पाए, आप असल में भू अध्यक्ष देश ला नहीं पाए, असल मुद्दों पर आप बात करने को तैयार नहीं है। केवल कह रहे हैं राम राम राम। राम तो सबको पता है, राम तो सभी के हैं, राम मेरे भी हैं, राम आपके भी हैं। लेकिन असल बात जब मुद्दों की होती है तो मुद्दों से जो भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में इन्होंने जो ड्रामा रचा है राम मंदिर के नाम पर। अगर आप विपिन जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि बीजेपी का राम नाम का शोर आपके कानों में पड़ रहा है, लेकिन आपके आवाज इतनी बुलंद क्यों नहीं है कि जो मुद्दे आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर छिपाए जा रहे हैं, तो उन्हें उजागर करने का काम किसका?
देखिए, अभी अंकिता भंडारी की माता ने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, और जिस व्यक्ति ने अंकिता भंडारी की हत्या की वो भारतीय ठीक जनता है पार्टी का। विपिन जी, अब तो अब जो मुझे इसी VIP बात पर का आप नाम जवाब आ रहा है, दीजिए कि उनकी वो माता भी जी ने ये भारतीय स्टेटमेंट, जनता एक पार्टी सेकंड, के उनकी हैं। माता जी ने ये स्टेटमेंट दिया, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम इस पर डिस्कशन करते हैं, विपक्ष इस पर डिस्कशन करता है, लेकिन विपक्ष इस पर डिस्कशन क्यों नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं इन मुद्दों को उठाने के लिए? मुझे बताइए जरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्यों राम नाम के शोर में आपके असल मुद्दे गायब हो रहे हैं? लगातार विपक्ष आज ही हमने प्रमुखता से उठाने का काम कर रहा है, लगातार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ पर चलती है, झूठ बोलती है। आपने उस पर रिजॉर्ट पर डोजर चलवा दिया, उस पर कोई बात नहीं है। सबूत मिटाने का काम किया, उस पर कोई बात नहीं है। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार किया, उस पर कोई बात नहीं है। तो जब सरकार ही आंखें बंद करके बैठ जाए, विपक्ष तो अपनी बातों को जनता के सामने रख रहा है और कहीं ना कहीं रोज रख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास राम के नाम के अलावा और दूसरा कोई जवाब नहीं। ठीक है, याशी शांति जी, प्रसाद, हम लोग रुकिएगा गीता मंजू जी भंडारी प्लीज, हत्याकांड मंजू जी प्लीज डोंट इंटरफेयर। मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, प्लीज माफी चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, देखिए, डिबेट है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी, और चर्चा पे काफी समय से राम पर चर्चा हो रही है। देखिए, राम सबके आराध्य हैं और इस पर जनता तय कर देगी कौन सही है कौन गलत है। सनातन धर्म का आम अनुयायी ये अच्छी तरह जानता है कि जहाँ शंकराचार्य विरोध कर रहे हों, बिना पत्नी के किसी भी मंदिर का जो है उद्घाटन नहीं किया जा सकता, और अधूरे मंदिर, खंडित मंदिर का तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी यदि सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा को एक दो गुजराती यदि कर रहे हैं तो ठीक है, इसका भी समय आकलन करेगा। विषय ये नहीं है, विषय है लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव में जाएगी। जो तैयारी भाजपा कर रही है, तो हम स्थानीय नेता होने के नाते जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीतिक हैसियत नहीं है जो उस पर चर्चा भी कर ले। हम पूछ रहे हैं कि जो गांव 10 साल से गोद में थे, उन गांव को लकवा हो गया, मगर वहां ना तो पानी है, ना शिक्षा है, और ना वहां से पलायन रुका है। तो सांसद बताएं कि इन 10 सालों में आपने उन गांवों का क्या किया जो आपने गोद में लिए। सांसदों से ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर जंगली जानवरों से आम जनमानस परेशान है, आपने लोकसभा में वन अधिनियम में परिवर्तन कराकर क्यों नहीं हमको यहाँ पर वो अधिकार दिया कि हम अपने खेती बचा सके, अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इन 10 सालों में जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में क्यों चुप हैं, क्यों उन भ्रष्टाचारियों को पोषित कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि छोटे से छोटे काम को से लेकर बड़े से बड़े काम गुजरात के लोगों को मिल रहा है, स्थानीयों की उपेक्षा हो रही है। हमारे 5 सांसद इस पे चुप क्यों हैं? और जब हम ये पूछ रहे हैं कि आपको बंगालियों के मूल निवास की जरूरत जरूर महसूस होती है, मगर उत्तराखंड के मूल निवासियों को सख्त भू कानून की जरूरत है, उस पर आप चुप क्यों हैं? क्यों यहाँ पर भू कानून खत्म किया गया है? क्यों उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए आपने यहाँ जनसंख्या विस्फोट करा दिया? जब हम स्थानीय मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो इनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है। ये सिर्फ अब आज की डेट में राम के नाम से अपनी नैया पार कराने की बात कर रहे हैं। हम इस पे भी सवाल जब खड़ा कर रहे हैं कि सनातन धर्म में कहाँ राम का जो है खंडित मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उदाहरण बताइए पीछे अतीत में जाकर बताइए। उदाहरण के बिना पत्नी के आप कैसे मंदिर में प्रवेश कर सकते हो उद्घाटन के लिए? और आप बताइए कि चारों शंकराचार्य सनातन धर्म के जो अगुवाई हैं, यदि वो इस मंदिर के उस उद्घाटन में अपने आप से दूरी बनाए हुए हैं, तो आखिर ये सनातन धर्म के अंदर क्यों स्वीकार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी किस और सनातन धर्म को लेकर जा रही है? ये हमारे कुछ नैतिक सवाल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो राम मंदिर के अध्यक्ष है सत्येंद्र दास जी, आखिर सत्येंद्र दास जी क्यों इतने पीड़ित है? वो उनका कहना है कि वहां पर सचिव जो उसके चंपत राय जी हैं, जो मंदिर समिति के मूल लोग हैं, आखिर उनको दरकिनार करके ये राम मंदिर में कौन सा ऐसा उद्घाटन हो रहा है? तो कहने का मेरा मतलब है, जब इनसे लोकसभा में चुनाव की बात करो तब ये ईरान कुरान की बात करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लटकाने भटकाने की बात करते हैं। और जब हम इनसे सनातन धर्म की बात करते हैं तब ये लग जाते हैं दो गुजरातियों की भाषा बोलने। तो मेरा कहने का मतलब है यशी जी, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही तय कर रही है कि हम 5 लाख वोट से जीत के आगे आएंगे,
ये स्पष्ट है कि जैसे हाकम सिंह यहाँ नौकरी देने की गारंटी बना हुआ था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने की तैयारी पे लगी है। ठीक है। यदि वाकई ये ईमानदार हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आए इनके नेता कहें सड़क पर कि हम ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव लड़ेंगे और तब हम 5 लाख वोट से जीत के आएंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी वापस आएंगे। इसके बाद सुभाष जी आपका रुख करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं रामलला के बाद बिछ रही चुनावी बिसात। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुट गया है, ऐसे में विपक्ष किस तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है या सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर रहा है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुभाष जी कैसे देख रहे हैं? एक और जहां पर उत्तराखंड को राममय करने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी यहाँ पर मंजू जी कह रही थी कि स्थानीय निवासियों की उपेक्षा की जा रही है, इस पर भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। और आज मैं जपेंद्र भाई से कोई चुटकी नहीं लूंगा। सर्वप्रथम बात ये है कि हमारे सनातन में पहली बात तो हिंदू शब्द न तो देवनागरी का है न संस्कृत का है, तो पता नहीं ये कौन से सनातनी है, मुझे नहीं पता भाजपा के लोग क्यों हिंदू हिंदू करते हैं। हम तो सनातनी, हम हिंदू बिल्कुल नहीं। रह गई बात दूसरी कि अब जहां तक सनातन धर्म में हमारा सीधा रिवाज है, ये जान लीजिए, चूंकि थोड़ा बहुत मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं तो बेसिक नॉलेज धर्म का है, तंत्र का है, वैष्णव का है, शैव का है, शाक्त का है। वैष्णव के किसी पूजन में, गृह पूजन में खास करके, भूमि पूजन भी बगैर पत्नी के नहीं होता। गृह पूजन तो दूर की बात है, ये राम भगवान का गृह पूजन हो रहा है तो बगैर पत्नी के कैसे हो रहा है? राम भगवान जब अश्वमेध का यज्ञ कराए थे तो सीता जी नहीं थी, तो सोने की सीता जी को बगल में बनाया गया था। ये हमारा शिष्टाचार है और ये हमारी मातृशक्ति के प्रति हमारी बाध्यता है और मातृशक्ति के प्रति हमारा सम्मान है। दोनों चीज हमारी धार्मिक, ये अनुशासन भंग करके ये राम मंदिर हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, सनातन के चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो सनातन के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। ये चारों गुरु ने आने से इनकार कर दिया, तो पहला सवाल तो इसी पर उठता है। अब आदि ये चंपक राय जी पर आते हैं। चंपक राय जी, भूमि घोटाला अयोध्या में उनका नाम आया, बड़ी सुर्खियों में रहा, उस पर जांच हुआ, क्या हो रहा है अलग मसला है, कुछ नहीं। लेकिन अभी उनका एक दिन पहले चंपक राय जी का बयान आया कि चंपक राय जी ने कहा कि ये शैव का और शाक्त का और फलाने का ढिमकाने का ये मंदिर नहीं है, ये रामाचार्य संप्रदाय का ये मंदिर है। यानी कि बड़े कायदे से उन्होंने राम का बंटवारा कर दिया कि राम जो है रामाचार्य जी के हैं और मंदिर पर आधिपत्य उनका है। चलिए मान लेते हैं कि रामाचार्य संप्रदाय का है, तो आप ये बताइए कि रामाचार्य संप्रदाय में भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी आते हैं क्या? रामाचार्य संप्रदाय से क्या आरएसएस के संघ प्रमुख आते हैं, संघ के प्रमुख आते हैं क्या? रामाचार्य संप्रदाय से क्या मोदी जी आते हैं क्या? तो अब सवाल ये उठता है। दूसरी बात, जो बार बार ये भाजपाइयों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष के नाते मोदी जी जो है जाकर के वहां मंदिर में पूजन करेंगे, तो ये बताइए कि कौन से सनातन में कहाँ लिखा है कि किसी राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वहां पूजा करेगा? और राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राजा, अगर राजा से ही तुलना प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, राजा नहीं। अगर राजा ही मान ले तो इस देश की प्रथम नागरिक जो है महामहिम राष्ट्रपति हैं, मोदी जी उसमें भी नहीं आते, एक बात। अब दूसरा, कायदे से देखिए, जितने कार सेवक मरे थे वो मैक्सिमम लोग गुजरात, उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र के लोग नहीं थे, लेकिन पूजन करने वाले लोग ना तो कोई मिथिला का है, ना तो कोई अयोध्या का है, ना कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। मंदिर उनका, मरे वो सबसे ज्यादा कार सेवक ने जान गंवाई वहां के, लेकिन पूजन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात के लोग। और एक जो जिनका नाम आया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी महाराष्ट्र मूल के व्यक्ति हैं जो बनारस में घर बना करके रह रहे हैं और वहां के किसी कॉलेज में प्रचार हैं। अब समझिए ये गठजोड़ जो है, ये जो गठजोड़ है महाराष्ट्र और गुजरात का, मैं बार बार टेलीविजन पर भी कहता रहा हूं कई बार, जहां भाजपा और शिवसेना की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई महाराष्ट्र और गुजरातियों के डोमिनेशन की है और बाकी से सारे देश के लोग तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं और हम जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बैठे हैं। एक बात। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, हमारे मुंह में कब जय सिया राम से जय श्री राम डाल दिया गया ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि रामानंद सागर जी तो हमारे पूरब के थे नहीं, सीता हमारे यहाँ की, राम हमारे यहाँ के, हम तो जय सिया राम वाले हैं भाई। हमारे मुंह में कब से तुमने जय श्री राम डाल दिया? सीधी बात है, ये तो हमारा समीकरण था। मिथिलांचल की सीता जी थी, अवध के राम जी थे और लौ कुछ भोजपुर के थे, चंपारण में वाल्मीकि नगर है। ये तो हमारा समीकरण था ना, ये हमारा ताना बाना था। आपने हमारे ताने बाने को बड़े कायदे से तोड़ा और बड़े कायदे से इस बीच में घुसा और आपने एक सीरियल बनाया और उस सीरियल के माध्यम से जय सिया राम का उद्घोष जब जय श्री राम में बदल दिया गया, ये किसी को पता नहीं चला। और हमारे पूर्वीय भाई और हमारे यहाँ उत्तर गैर महाराष्ट्र और गुजरात के भाई सबके मुंह में डाल दिया गया जय श्री राम। राम ने सीता को वचन दिया था, रामायण को पढ़िए, उन्होंने कहा था कि बगैर सीता के इसके बाद जपेंद्र जी जवाब आपसे लेंगे। इसीलिए हनुमान जी कभी छाती फाड़ते हैं तो राम नहीं दिखते, सीता के साथ राम दिखती है। ठीक है, ये है हमारा राम, ये है हमारा चाल और चरित्र और ये है हमारा रामायण और ये हमारी सामाजिकता और ये हमारा सनातन का बोध है राम के प्रति। ये राम के धंधेबाज लोग हैं, इनका राम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब चुनाव के लिए इनके राम जी हैं और चुनाव के लिए राम जी आएंगे और चुनाव का काम इन्होंने किया। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने, जिस प्रवीण तोगरिया ने, जिस मुरली मनोहर जोशी ने, जो लोग राम मंदिर में रहे, किसी को नहीं बुलाया जा रहा और कोई नहीं आ रहा है। जपेंद्र जी समझिए, ये सीधा सीधा राम मंदिर पर कब्जा है और राम के नाम पर धर्म और राजनीति के व्यापार पर कब्जा है गुजरातियों का। जपेंद्र जी, मसला ये है और सीधा सीधा ये क्षेत्रवाद का मसला है, ये राष्ट्रवाद का मसला कतई नहीं। अब आते हैं चुनाव पर। अब उत्तराखंड का जो चुनाव है, जाहिर है भाजपा चाहेगी कि राममय बनाए, क्योंकि इनके पास न तो सस्ते पेट्रोल के वादे हैं, न इनके पास अच्छे दिन के वादे हैं, न इनके पास 2 करोड़ रोजगार के क्या हुए, चूंकि जनता तो सवाल पूछेगी ना। तो ये राम की ओट में नहीं छुपेंगे तो फिर क्या करेंगे? जाहिर है ये लोग राममय बनाएंगे, जाहिर है ये लोग घर घर जाके अक्षत मांगेंगे। जिस तरह 1 ईंट और 1 रुपये मांगे गए थे, आप लोगों को याद है? आप लोग भूल गए उन पैसों बिल्कुल याद है। का क्या हुआ ये भी किसी को पता नहीं। दूसरी बात, जब भूमि पूजन और जब राम जी का किस बात के लिए राम जी का वहाँ मूर्ति स्थापना होगा, किस बात की? राम जी 1949 से वहाँ पूजे जाते हैं, ये सरकार ने लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और 1949 से उसके पूजन के लिए भारत सरकार पैसे देती है। तो वहाँ एक बार विसर्जन हुआ उस राम का, जिस राम की मूर्ति वहाँ थी, उस राम के मूर्ति का विसर्जन हुआ कि स्थापना होगा? राम तो वहाँ है ही, तो फिर किस बात की स्थापना हो रही है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, सुभाष जी, तब होती है ना जब वहाँ कोई ना हो। सुभाष जी समझिए बात को, जब वहाँ कोई ना हो, ये धर्म में ये लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सुभाष जी, इसीलिए आज लोग नहीं आ रहे हैं। मूल बात यहाँ है, राम की स्थापना बार बार मूर्ति स्थापना नहीं होती, जान लीजिए। हम लोग जो 1 दिन के लिए पूजा करते हैं ना, 9 दिन के लिए पूजा करते हैं दुर्गा जी का, 1 दिन के लिए पूजा करते हैं सरस्वती जी का, तो उनका आवाहन करते हैं या गच्छ आतिष्ठ, और फिर उनको स्वस्थानम गच्छ करते हैं। तो भगवान राम का स्वस्थानम गच्छ उस मूर्ति का हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो जब परमानेंट के लिए वो मूर्ति स्थापित किया गया है 1949 से, हम बता रहे हैं, हमने हलफनामा दायर किया भारत सरकार ने कि वहां से पूजन हो रहा है और उसी आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया, तो फिर किस बात की रामलला के वहां मूर्ति? ठीक है सुभाष जी, वापस आएंगे आपके पास। जपेंद्र जी, अब सुभाष जी मैं वापस आती हूँ। जपेंद्र जी, आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोका, अब शांति से सुनिए। वार्तालाप जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आप शुरू हो जाएंगे। जपेंद्र जी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा पड़ेगा। आज जाने अनजाने में झा जी ने कार सेवकों की कुर्बानियां और उन सब का बहुत बड़ा अपमान किया। आज घर घर में जो कार सेवक थे, जिनके जो वहां शहीद हुए, जो कुर्बान हुए, आज उन सब के परिवारों में, घरों में हर्ष की लहर है। उनके कितने लोग आ रहे हैं? हमने अभी देखिए, फिर आप बीच में बोलने लग गए। आप बाद में बोलिएगा, आपको बोलना पड़ेगा। जब हम बोलना बंद करेंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगा बोलना। और उसके बाद झा जी ने कह दिया बड़े आराम से कि वहां तो मूर्ति पूजा चल रही थी, रामलला जी तो स्थापित थे, टेंट में स्थापित थे ना बड़े भाई, टेंट में स्थापित थे ना।
टेंट में स्थापित थे ना। हमें भगवान राम ने महल चुबारे, घर परिवार, लायक औलाद सब कुछ दे दी, और हमारे भगवान राम टेंट में सुशोभित थे। ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा दौर था कि शायद जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अब आपको ये लगता है कि ये देश राममय हो गया। हमने अपने शुरुआत में डिबेट में कहा था, शुरुआत ही हमने यहां से करी थी कि राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। अब जैसी भावना, अब आपकी भावना पे डिपेंड करता है कि आप भगवान राम का अनुसरण कैसे करते हैं। आप भगवान राम को आप जय श्री राम कहते हैं या सीता राम कहते हैं, बात तो एक ही है। सीता मैया भी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है, हनुमान जी भी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है। अब जो राम जी का परम भगत है उसने जय श्री राम कह दिया या सीता राम कह दिया, दोनों का तत्व एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, दोनों का स्तंभ एक ही है। सिर्फ ये भगवान जी नहीं बुरा मान रहे, भगवान राम तो बुरा नहीं मान रहे, तो आप और हम कहां से बुरा माने। आज आपकी जो पुट शैली है उसमें हमें पत्रकार कम और एक भाजपा विरोधी और किसी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल का एक सशक्त प्रवक्ता मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई खिलाफ बात करता है भाजपा विरोधी कैसे हो सकता है। हमने कहा ना, हमारे बोलने के बाद बोलना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अब ये वो देश है जिस देश को 800 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। तो ये इसलिए रखा गया कि आप और हम जैसे, है ना, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, हमारे शांति जी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, तो हम लोगों के कभी किसी सही मुद्दे के ऊपर, धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, राम के ऊपर एक विचार कभी हुए ही नहीं। तो इसलिए हम 800 वर्षों तक गुलाम रहे। भाई, हमने एक राम राज्य की स्थापना भी होते हुए देखी और राम राज्य की परिकल्पना भी हमने देखी। तो क्यों ना अगर हम सब मिलकर दोबारा राम राज्य की तरफ बढ़ना चाहें और राम राज्य की एक कल्पना को अपने इस मन मस्तिष्क में स्थान दें, तो क्या ये गलत होगा? तो चलिए जपेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है इस 1 घंटे की डिबेट में, और हम थोड़ी देर आप भूल जाइए ना कि आप भाजपा के बहुत बड़े आलोचक हैं। जपेंद्र जी सुन लीजिए, जब राम का नाम होता है, राम का विषय उठता है और राम मंदिर पर चर्चा होती है तो बीजेपी के प्रवक्ता बड़े उत्साहित हो जाते हैं। जपेंद्र जी सुनिए जरा, अभी नहीं उत्साहित होने का वक्त नहीं है। बात हम लोकसभा चुनाव की, मेरी बात सुनिए, हम बात लोकसभा चुनाव की कर रहे थे और राम मुद्दा कैसे हावी हो रहा है उस पर कर रहे थे, लेकिन ये पूरा डिस्कशन सीमित हो गया है कि भैया राम किसके हैं, राम का क्या आधार है, हम इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। अब मूल सवाल सुन लीजिए जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, विपक्ष की सुनिए ना सुनिए, एंकर की सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है महज कि आप विपक्ष घेरने के लिए विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। राम मुद्दा लेकर आप जनता के बीच अकेले नहीं जा सकते। विपक्ष के पास पलायन, बेरोजगारी, भू कानून, मूल निवास, जो अभी भर्ती घोटाले हुए, ये मुद्दे, छात्र जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी प्रमुख मुद्दा है। तो ये सारे जब जनता आपसे जवाब पूछेगी तो क्या जवाब देंगे कि राम हमारे हैं, हम सबके हैं? जी जिक्र करा, उन मुद्दों के ऊपर तो निरंतर काम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। हाँ, विपक्ष का एक रिपीटेड लाइंस है कि उन रिपीटेड लाइंस को छोड़ना नहीं है, एक मुद्दा बताइए, उनकी डेफिनेशन में नहीं जाना है, होता है एक मुद्दा बताइए, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर चुनाव का इतना ही खौफ है, बंजारी हत्याकांड पर काम कर रहे हो, ये अपनी रिपीटेड लाइंस को दोहराते रहते हैं और सरकार निरंतर प्रदेश में उत्तराखंड के मुद्दों के हित में निरंतर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल राम का नाम ले रही है, निरंतर किसी मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। चंद रटी रटाई लाइनों के साथ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सामना नहीं कर सकता।
जनता इनका, इनके सच को, इनके खेल को, इनकी साजिशों को आप उस रटी रटाई लाइन का जवाब समझती नहीं है। लीजिए और जतेंद्र भाई। राम किया नहीं जपेंद्र जी, ये तो विडंबना है ना कि रटी रटाई लाइन, जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं, ये मुद्दे जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से सत्ता पक्ष चाहे कोई भी रहा हो, कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, सभी के साथ ये सवाल चले आ रहे हैं और आज तक चले आ रहे हैं। 24 साल होने के बाद आज तक ये वही, क्योंकि मैं अभी पिछले काफी लंबे समय से उत्तराखंड को कवर कर रही हूं और मुझे लगता है ये मुद्दे मुझे रट गए हैं क्योंकि इन पर काम हो ही नहीं रहा है और हर बार आकर यही सवाल पूछना पड़ता है और हर बार मुझे यही जवाब मिलते हैं। यशी जी, आपका उत्तराखंड में स्वागत है। आप एक पब्लिक सर्वे कीजिए, आपका स्वागत है। आप कुछ दिन के लिए उत्तराखंड में आइए, पर्वतीय जनपदों में संपूर्ण उत्तराखंड में घूमिए, जनता से मिलिए, बात कीजिए। आपको ये ऑन स्क्रीन विपक्ष की हकीकत और धरातल में भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री के कामों का जो डाटा मिलेगा और जिस तरह से आज जनता अपना पूरी तरह से भरोसा भारतीय जनता पार्टी में जता रही है, तो निश्चित तौर पर जब आप वापस जाके डिबेट्स करेंगे तो आपके सामने ये विपक्ष की कलई अपने आप खुल जाएगी। आइए, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। जल्दी मुलाकात होती है जपेंद्र जी आपसे और जरा देखते हैं कि क्या हाल है उत्तराखंड को, जरा हम भी नजदीक से देखें। फिलहाल विपिन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया, उसके बाद विपिन जी में आपके सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं। सुभाष जी, उसके बाद मंजू जी आती हूँ मैं। जपेंद्र जी का जब मैं जवाब दे दूं, पहली बात तो जपेंद्र जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। राम अगर सबके हैं तो फिर चंपक राय कौन है? ये कहने वाले कि राम जो है शैव के नहीं है, राम जो है शाक्त के नहीं है, राम जो है रामाचार्य संप्रदाय के हैं, ये किसने कहा? ये सुभाष झा ने थोड़े ने कहा भाई, ये आपके लोगों ने कहा। उस चंपक राय ने कहा जिनके नाम पर अयोध्या और फलाना ढिमकाना और भाजपा पूरा आगे लेके उनको चल रही थी। ये बात। दूसरी बात, इन 5 लोग जो मंदिर में घुसेंगे उसमें एक भी बता दीजिए जो कोई अयोध्या का हो, अयोध्या मूल का हो, उत्तर प्रदेश के मूल का हो, कोई मिथिलांचल के मूल का हो। तो सवाल ये उठता है, तो फिर तो लोग सवाल करेंगे ना कि ये गुजरातियों के कब्जे हो रहे हैं। ये 22 तारीख के बाद आप सवाल कीजिएगा। 22 तारीख को देखिएगा, बोलने दीजिए 22 तारीख को देखिएगा आप। मैंने कहा ना क्या बोलेंगे? देवस्थानम बोर्ड जब बना, देवस्थानम बोर्ड बना तो देवस्थानम बोर्ड में तो गुजरातियों को घुसेड़ा गया। देवस्थानम बोर्ड में गुजरातियों का गुजरातियों का बोलबाला है वहां पर और कुछ नहीं है। मैं साक्षात उदाहरण हूँ। गुजरात का उपनिवेश बनाने की काम हो रहे हैं राष्ट्रवाद की आड़ में। कल आप भी चिल्लाएंगे, याद रखिए। आज तो मैं बोल रहा हूँ एक पत्रकार की हैसियत, तो आप लोगों को जो भी आलोचना करे, जो आपकी कमजोरी गिनाए, वो भाजपा विरोधी हो गया, वो संघ विरोधी हो गया, वो अर्बन नक्सली हो गया, वो देश का गद्दार हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब सुनते सुनते कान पक गए। अपनी आलोचना सुनना सीखिए, अपनी कमियों पर अवलोकन करना सीखिए, अपने कमियों पर मंथन करना सीखिए। और कल आप भी रोएंगे। आप तो प्रवक्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप भी रोएंगे। मंजू त्रिपाठी जी, ठीक है, सुभाष जी वापस आते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, देखिए, जो बात मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा कि वहां पर सिर्फ बिजनेस को गुजरातियों ने मिलके, ये मोदी जी और अमित शाह, इन लोगों ने सारी वहां के स्थानीय लोगों को ठगने का कहा। मैं बताती हूँ, परसों वहां से अयोध्या देखो, बोले हमें तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर तक की जॉब यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं दिया। चंपक राय जी की अपनी चल रही है, अमित शाह जी की अपनी चली, वहां के मेयर को कोई नहीं सुन रहा है, जो कि जिनके पूरे पूर्वजों ने अयोध्या में अपना समय दिया है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जैसे बोलते हैं हैक कर लिया गया है अयोध्या को, इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, अपनी रोटी सेकने का काम ये सरकार कर रही है। और जैसे भाई सुभाष झा जी ने अभी कहा कि क्या बोलते हैं, बिना पत्नी के तो पूजा हो नहीं। भगवान राम से प्रश्न उठा दिया था राजगुरुओं ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र जी ने कि आप दूसरा विवाह करिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं दूसरा विवाह तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सीता जी को वचन दिया है कि राम सिर्फ सीता का है। तो उन्होंने कहा कोई तो शास्त्रों में उपाय होगा जिससे मैं पूजा कर सकूं। तो उन्होंने कहा सोने की सीता जी बना के पूजा। लेकिन मोदी जी भगवान राम को सब क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए समुद्र तक को चैलेंज कर दिया था, समुद्र से रास्ता मांगकर लंका पर चढ़ाई की और अपनी पत्नी के सम्मान को। लेकिन मोदी जी तो इस दायरे में भी नहीं दिखते हैं।
तो वो क्या डींग मारते हैं? ये सिर्फ व्यापार किया जा रहा है कुछ नहीं। और राम, भगवान राम की बात है, झा जी ने बिल्कुल सही किया। क्या आपने उस मूर्ति को विसर्जित किया जो स्थापित कर रहे हैं? आप बोले 22 तारीख को दिवाली, अरे भाई दिवाली तो हम सनातनी लोग हैं, हम अयोध्यावासी हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे अयोध्या से, लंका से वापिस अयोध्या, तब से हम दिवाली मना रहे हैं, तब से माता लक्ष्मी का, और हम तब से सीता जी करे, बोलते सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जी पानी। हम तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को क्यों ठगा जा रहा है। इसी तरह इन्होंने, आपके मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 को बिल्कुल ही भुनाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ राम लला की ओट में 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये अंकिता भंडारी है। हर चैनल के माध्यम से याशी जी मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, उस भाजपा नेता के बेटे को क्यों फांसी की सजा नहीं दी जा रही है, होटल के सारे साक्ष्य जलाकर क्यों मिटाए गए हैं। और उसके मदर और फादर ने भी फिर से याचिका, आज ही हम डीएम कार्यालय में ज्ञापन देके आए हैं अंकिता के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये श्री राम, जैसे जज जी ने कहा कि सिया राम से हटा के श्री राम, जिसमें इनके अहंकार की बू आ रही है। मंजू जी, बोलिए ना अपने मंजू जी एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज प्लीज। मंजू जी, जपेंद्र जी, इस तरह जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। मंजू जी वेट फॉर मिनट। मंजू जी सुन लीजिए, इसके बाद विपिन जी और शादी प्रसाद जी का रुख करते हैं। मंजू बहन ने आपकी जरा ये जरा इनकी ये वाली इनकी डिबेट का पार्ट इनका दोबारा चलाइए। इन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को इंसाफ मिलना जरूरी है, तो ये इनकी कांग्रेस की मांग है। और हमारी मांग है अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ मिलना। भाई मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ अंकिता भंडारी, मैंने ये भी कहा है कि साक्ष्य क्यों नहीं मिटाया गया। जपेंद्र जी की बातें नहीं करिए। जपेंद्र जी ठीक है, स्लिप ऑफ टंग सबका होता है। सुनिए जपेंद्र जी भंडारी की कुर्बानी के ऊपर उनके परिवार को मोहरा बनाकर जो है खेल खेल रही है, ये शर्मनाक है उत्तराखंड की धरती। और ये शर्मनाक नहीं है कि अंकिता भंडारी की माता जी कह रही है सत्ता पक्ष में आप हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जपेंद्र जी, मंजू जी वेट फॉर अ मिनट प्लीज। जपेंद्र जी क्या आपको ये शर्मनाक नहीं लगता है कि अंकिता भंडारी, एक सेकेंड मंजू जी प्लीज होल्ड ऑन। मंजू जी साक्ष्य क्यों मिटाया गया है? अगर जपेंद्र जी क्या ये शर्मनाक नहीं है? उनको फांसी की सजा। जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि अंकिता भंडारी की माताजी आत्मदाह की करने की बात कर रही हैं? सत्ता पक्ष में आप हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निष्ठा ईमानदारी से सरकार और संगठन ने उस काम को किया है। आज हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे हैं, जमानत को तरस गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है कि कांग्रेस उस परिवार को, उस उत्तराखंड की बेटी की शहादत को भूलकर पूरी तरह से उस परिवार को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का जो एक विफल प्रयास कर रही है, उसमें कांग्रेस सफल नहीं हो पाएगी। उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस का ये रूप देख रही है और हमें उत्तराखंड वासियों के निर्णय पे, उन पे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड निवासी जिस तरह से विवेक से काम ले रहे हैं और ये पर्दाफाश होते हुए देख रहे हैं, कांग्रेस की असलियत को पहचान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को तो लाशों पर राजनीति करने का शौक है। कांग्रेस का जिस दिन से गठन हुआ है, विपिन खन्ना जी आपका रिएक्शन चाहूंगी फटाफट। विपिन खन्ना जी क्यों मिटा दिए गए? ये पूरी तरह से मुद्दों के साथ मैदान में आके, ठीक है विपिन खन्ना जी, ये तो लाशों के ऊपर राजनीति करने वाला दल है। वो भाजपा अपने चाल चरित्र और चेहरे को बता रही है। गोधरा कांड आप भूल गए, गोधरा कांड आप भूल गए। विपिन खन्ना जी अब अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जपेंद्र जी और मंजू जी रुक जाइए जरा, और भी लोग हैं हमारे पास पैनल में। विपिन खन्ना जी, यशी जी अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहस हमारी चल रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर और राम मंदिर पे क्यों चली गई।
राम मंदिर में इसलिए चलेगी कि ये जो फर्जी हिंदू बने फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो ये कहते हैं कि देश आजाद होता अगर राम पर चर्चा हो रही होती, ये उन क्रांतिकारियों को अपमान करने पर भी आज नहीं चूक रहे हैं। इतनी इन्हें सत्ता की भूख लग रही है। ये कहते हैं रामराज। अरे रामराज में जब बलात्कारियों को स्वागत किया जाता है, बलात्कारियों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ब्रिटिश बालू के बलात्कारी जिन लोगों को मालाएं बनाकर उनका आप स्वागत करते हैं, ऐसा रामराज आप इस दीपेंद्र भाई किस किस का मुंह बंद करेंगे? सच्चाई से क्यों मुकर आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? सच्चाई को क्यों छुपाना चाह रहे हैं? स्थानीय जो बातें हैं उनका जवाब रटा दीजिए ना। रोजगार पर दीजिए जवाब, 15 लाख पर दीजिए जवाब, किसानों की शहादत पे दीजिए जवाब, किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, महिला उत्पीड़न के लिए। आज आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला उत्पीड़न में फंस रहे हैं, दीजिए जवाब। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। शांति प्रसाद जी, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। 10 साल कम नहीं होते। 10 साल में उत्तराखंड की जो दुर्गति हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को छुपा नहीं सकती। रही बात राम की, तो राम का जो चरित्र रहा है, यदि वो पुरुषोत्तम राम बने हैं, उसका अंश मात्र भी भाजपा में होता तो आज ये राम मंदिर के नाम पर सनातन धर्म को जो है इस तरीके से कलंकित नहीं करते। दूसरा उदाहरण है कि राम ने सीता के लिए दुष्टों का नाश किया, लंका दहन करी, और इधर ये बता नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने पत्नी का क्यों परित्याग किया। बहुत देश की रक्षा की खातिर दुष्टों का नाश कर रहे हैं वाली बात है। और जिस तरीके से पार्टी राष्ट्रता के सम्मान के लिए, भारतवर्ष के सम्मान के लिए दुष्टों को सबक सिखाने का काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम कर रही है, अत्याचारियों को सबक सिखाने का चलिए ठीक है। नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी दल जो है वो लोकसभा चुनाव में जरूर जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। साथ ही साथ सत्ता पक्ष जिस तरीके से तैयारियों में आगे है, या राम नाम का जिस तरीके से लगातार जिक्र किया जा रहा है, और जनता के बीच कैसे इन सवालों का जवाब देंगे वो भी फिलहाल देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे रामलला के बाद बिछ रही चुनावी बिसात, जिस तरीके से राम में उत्तराखंड को फिलहाल करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राम का मुद्दा हावी हो सकता है। साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है और सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।